दोस्तों जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते हैं या फिर होता क्या है कि आपको ना अर्जेंट नीड ऑफ मनी पड़ती है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो आपके पास पैसा रखा होता है आप उसकी तरफ बढ़ते हैं। बट कभी भी अगर आपकी ज़रूरत उस रखे हुए पैसे से ज़्यादा की हो जाती है तो आप सीधे सीधे जाते हैं लोन लेने की तरफ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, लोन अगर आपने एक बार लिया और वो लोन अगर आपने किसी एसेट को बिल्ड करने की बजाय किसी ऐसे चीज़ के लिए ले लिया है जहां से आपको सोर्स ऑफ इनकम नहीं आती है, तो हो सकता है कि आप एक लोन के जाल में फंस जाएं। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी जानता हूं जो कि जिन्होंने लोन लिया हुआ था और आज वो इतना ज़्यादा लोन के जाल में फंस चुके हैं कि वो महीने की जो अपनी कमाई होती है ना, उसका 60 से 70% तक जो पैसा है वो सिर्फ लोन की EMI में चुकाते हैं। तो दोस्तों आप भी अगर किसी ऐसे को जानते हैं या हो सकता है अगर आप भी किसी ऐसे जाल में फंस चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं ना आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे अगर आपको लग रहा है कि आप लोन के जाल में फंस चुके हैं तो आप बढ़िया से प्लानिंग करके अपने इस जाल से बाहर निकल सकते हैं और जितना भी आप EMI देते हैं वो बहुत ही ईजिली आप पे आउट कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं CS सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं लोन्स के बारे में और अगर आप लोन के जाल में फंसे हैं तो कैसे बाहर निकलेंगे। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो होती है अंडरस्टैंड योर डेब्ट और लोन। देखिए दोस्तों करना क्या है, लोन जो है ना वो होता क्या है, बहुत सारे टाइप ऑफ लोन्स होते हैं, जैसे हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया। तो आपको पहले करना क्या है कि जो भी लोन आपने लिया ना पहले उसको समझिए। समझने का मतलब क्या है कि आप उसके बारे में क्या सब कुछ जानते हैं कि वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, कितने पीरियड के लिए है और कितना पोर्शन जो आप पैसा रीपे करते हैं वो इंटरेस्ट में जाता है या फिर प्रिंसिपल में। तो सबसे पहले क्या करना है, एक चार्ट बनाइए, उसमें आप सारे लोन्स की डिटेल लिखिए और उसमें जो मैंने आपको ये अलग अलग पॉइंट्स बताए इनको नोट करिए। इससे क्या होगा ना, आपको अपने लोन के बारे में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और जब आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी तो जो मैं पॉइंट आपको आगे बताने जा रहा हूं ना वीडियो में, उनको समझ के आप इस लोन के जाल से बाहर निकल पाएंगे। तो दोस्तों अगला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो होता है प्रिपेयर अ रीपेमेंट स्ट्रैटेजी। अब आपने क्या किया, पहले पॉइंट में ना आपने सारी चीजें लिख ली कि कौन सा लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट का था, कितने टाइम पीरियड का था और कितना अमाउंट हम इंटरेस्ट में दे देते हैं। अभी आपको क्या करना है, एक रीपेमेंट स्ट्रैटेजी बनानी है। रीपेमेंट स्ट्रैटेजी हमेशा वो होगी कि जहां पे जो भी लोन आपका सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा आपको वो पहले चुकाना है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, सपोज अगर आपने एक लोन ले रखा है जो कि 18 से 20% EMI मतलब जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट में जाता है और वहीं आपके पास एक हाउसिंग लोन है जो कि हो सकता है 40 लाख रुपए का हो, बट वहां पे आप जो ब्याज है वो 7 से 8% ही देते हैं और जो लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने 20% पे ले रखा है वहां पे 1 लाख रुपए ही होगा। तो आपको करना क्या है, जो भी लोन आपके पास आपके पोर्टफोलियो में है जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है पहले आप उनको रीपे करिए, क्योंकि ऐसे ही वो लोन है जो आपको कंगाल बना रहे हैं। उन लोन को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे वो आपकी सारी कमाई पीते चले जाएंगे। तो दोस्तों अगला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो होता है अंडरस्टैंड योर क्रेडिट हिस्ट्री और रेटिंग। देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं ना, जैसे आप सभी को पता है कि कुछ चीज़ें ना लोगों की आदत होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको सुबह उठ के जिम जाना है तो आपको पता होगा कि आपकी मेंटालिटी कैसी है और आपकी आदत कैसी है, क्या आप वो काम कर पाएंगे। सेम इसी तरीके से हमारी और आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है, कुछ क्रेडिट रेटिंग होती हैं, एजेंसीज होती हैं जैसे सिबिल हो गया, क्रिसिल हो गया, ये सभी लोग रिकॉर्ड बना के रखते हैं। तो आपको ज़रूर एक बार जाके अपनी सिबिल रिपोर्ट या क्रिसिल रिपोर्ट निकालनी चाहिए। इससे होगा कि आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो प्राप्त कर पाएंगे। इससे आपको फायदा क्या होगा, आपको पता रहेगा कि हर बार अगर EMI आपकी 15 को ड्यू होती है और अगर आप 16 को रीपे करते हैं तो एक दिन लेट करने से आपको कितना एक्स्ट्रा लेट पेमेंट करना पड़ता है। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप जानेंगे तो आप एक मोटा पैसा बचा पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको अपने डेब्ट में ना कुछ रीपेमेंट करना होता है या एडजस्टमेंट करना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मेक एडजस्टमेंट्स टू योर डेब्ट। अब मैं आपको जो बात बता रहा था वो ये होता है कि अगर आपने कोई लोन ले लिया तो सपोज क्या होता है, जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो उस समय आपका इनकम टैक्स रिटर्न और सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं। जो भी आपकी इनकम होती है उसके हिसाब से आपको लोन बना के दे दिया जाता है। वहाँ पे आपकी EMI कैलकुलेशन होती है कि सपोज अगर 50% आप EMI देते हैं और 1 लाख रुपए आप कमा रहे थे तो आपको एवरेज वो 45-50 हज़ार की EMI बना देता है। बट क्या 10 साल बीतने के बाद भी आप 1 ही लाख रुपए कमा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोग क्या होता है, उनकी इनकम बढ़ती है, हो सकता है वो 2 लाख कमा रहे हो, बट ऐसे पीरियड पे भी अगर आपने अपने EMI में कुछ रीशेड्यूलिंग नहीं कराई है और आप 85,000 रुपए की EMI देते हैं तो वो लोन आपका कभी भी कम नहीं होगा। तो समय रहते आपके अपने लोन का रीस्ट्रक्चरिंग जरूर करा ले। हो सकता है कुछ उसका जो प्रीपेमेंट पीरियड था उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे जमा कर दीजिए। ऐसी चीजें अगर आप करते हैं तो आपका लोन बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये रिलेट करता है हमारे पिछले पॉइंट से, जहां मैंने आपसे बोला था आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, कुछ पेमेंट्स बढ़ाने हैं, कुछ ऐसा पीरियड देखना है जहां पे आपका लोन जल्दी खत्म हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंक्रीज पेमेंट्स के बारे में। हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे अगर आपके पास कोई सडन इनकम आती है ना, होता क्या, सपोज अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं तो आपको ईयर एंड पे कुछ बोनस मिलता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो
हो सकता है आपको एक साथ कोई एक स्पेशल ऑर्डर मिल जाए और आपकी लाखों में कमाई हो जाए। तो कभी भी अगर आपने लोन लिया हुआ है तो जो ऐसी आपकी लाखों में कमाई होती है या बोनस मिलता है, इस पैसे को हमेशा आपको प्रिंसिपल के अगेंस्ट में रीपेमेंट करना है अपने लोन का। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो है वो साल या 2 साल की ईएमआई ऑलरेडी एक बार में डिपॉजिट हो जाए, और जब आप प्रिंसिपल के अगेंस्ट में पेमेंट करते हैं तो आपका इंटरेस्ट पोर्शन भी कम हो जाता है और आपका लोन बहुत जल्दी से रीपे हो जाएगा। दोस्तों अगला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये बात करता है कि आप अपने लेंडर से ना नेगोशिएट करिए। आप अगर बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो अगर उसने आपको आलू 25 रुपए किलो बताया तो आप उससे बोलते हैं भैया 20 में लगा लो। तो जो ये नेगोशिएशन अगर आप करते हैं तो यही नेगोशिएशन आपको करना है लोन लेते वक्त भी। बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत शर्माइए। अगर आप लोन लेते हैं तो बैंक वाले से आप बोल सकते हैं कि अगर वो 10.5% पे दे रहा है तो आप बोलिए भैया 10-25 कर लो, 10 कर लो। क्योंकि बैंक वाले के पास इतनी लिवरेज होती है कि वो आपके सिबिल स्कोर के बेसिस पे, आपके रिटर्न के बेसिस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी कर सकता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, फिर भी आपका रेट 1% 1.5% तक वेरी कर सकता है। तो अगर आपने स्टार्टिंग में नेगोशिएशन करके रेट बार्गेन कर लिया तो आपकी ईएमआई पे बहुत मोटा फर्क पड़ेगा और लोन आपका जल्दी से रीपे हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बात करता है कंसल्ट अ प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं आप सभी को बताऊं, जैसे हर चीज के लिए ना एक प्रोफेशनल होता है। जैसे आपको अगर बाल कटाना है तो आप एक बार्बर या सैलून में ही जाते हैं। अगर आपको कोई कारपेंटर की सर्विस चाहिए तो आप कारपेंटर के पास जाएंगे। खुद ही अगर आपने ट्राई किया कि मैं एक मेज कुर्सी बना लेता हूं तो हो सकता है आप वो चीज़ ना कर पाए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं और एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल के पास नहीं जाते हैं तो आपको एक मोटा जुर्माना देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है जो कि बिगड़ गया है, कुछ ऐसे लोन के जाल में आप फंस गए हैं, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये सारे पॉइंट आपको डिस्कस करने चाहिए तो जैसे आपकी तबीयत खराब होती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सेम इसी तरीके से अगर आप किसी लोन के जाल में फंस चुके हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की रिक्वायरमेंट है तो जरूर जाइए, उस एडवाइजर से मिलिए, उसको अपने सारे पोर्टफोलियो में जो भी लोन्स हैं उनके बारे में बताइए। हो सकता है कि वो आपको मुझसे बहुत ही अच्छा बेटर गाइड कर पाए क्योंकि उसके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। तो कभी भी मत घबराइए, अगर आपको लोन के जाल से बाहर निकलना है तो एक प्रोफेशनल की मदद जरूर लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पे मैं एंड करता हूँ। मैं आशा करता हूं मैंने आपको जितने भी पॉइंट समझाए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इंडिविजुअली एक एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।